आ जाओ आ जाओ। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट पॉइंट जो कॉपी में लिखा हुआ है वो क्या है, निकालो। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट तक टिक लग गया, बुक निकालो। बुक और कॉपी दोनों निकाल करके रखो साइड बाय साइड। एकदम लास्ट में हम लोग सम सॉल्व किए थे ना, फिर तो कुछ नहीं किए थे, फिर चले गए थे घर ना। ओके, बट आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आया ना? आप करोगे तो बस यही बैलेंस शीट बनाना है, और क्या अगले 140 दिन और क्या। सो ठीक है, बनाए ना कल बैलेंस शीट? गुड। सुनो, बुक में देखो तो कहां तक टिक लगाया हुआ तुम्हारा? एच पूरा टिक लग गया ना, और एच के पीछे सारे पॉइंट्स पे टिक अपने लगे हुए हैं, यही तो? ठीक, ग्रेट। अब आप जे और के को छोड़ दीजिए। पीछे जो 4, 5 क्या नाम है, 4, 5, 6 है, उसको टिक लगा दीजिए पेज नंबर 20 में। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका पॉइंट भी हम लिखा चुके हैं। आप पढ़ो और कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। 4, 5, 6 हम लोगों का अभी जे और के पेंडिंग है, वो थोड़ा बाद में होगा। 4, 5 एंड 6 को आप खाली टिक लगा दीजिए। लेकिन पढ़ के, हाँ, कोई भी डाउट होगा तो पहले बात करेंगे, बिकॉज आई डिस्कस दिस स्टफ इन द क्लासरूम। फोर नंबर पढ़ लिए? हेलो, पेज 20 में हो ना? क्या चीज के बारे में बोल रहा है वो? शेयर एप्लीकेशन मनी के बारे में। तो वो क्या बोल रहा है, ये प्रिडोमिनेंटली एक इक्विटी है कि प्रिडोमिनेंटली एक लायबिलिटी है? नहीं, प्रिडोमिनेंटली क्या है मुझे बताओ? इक्विटी है। लेकिन अगर हम लोगों को एप्लीकेशन का कोई पैसा रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि हमने ओवर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, तो जितना पैसा हमको रिफंड करना पड़ेगा वो करेंट लायबिलिटी है। लेकिन ना, वो करेंट में फिनेंशियल लायबिलिटी में लिखना। क्यों बोलो तो? कैश जाना है ना, कैश देना है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है ना। तो वो ये डिस्कशन हम लोग कर चुके थे पहले। और उसको करेंट लायबिलिटी में लिखना, नॉन करेंट में नहीं, बिकॉज तुरंत तो पेमेंट होता है, रिफंड का पेमेंट तो तुरंत होता है ना बेटा। तो 4 पे टिक लगा दो। पढ़ लिए? क्या चीज के बारे में बात हो रही है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रिडोमिनेंटली इंडिया में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू होता है, जो रिडीमेबल होता है और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है, वो प्रिडोमिनेंटली एक लायबिलिटी है कि इक्विटी है? लायबिलिटी है। लेकिन अगर कोई तरीके से इरिडीमेबल वगैरह वगैरह हो जाए तो फिर वो इक्विटी भी हो सकता है, केयरफुल रहने का है। वैसे आप आंख मूंद करके भी सीए फाइनल के क्वेश्चन पेपर में लायबिलिटी साइड में ले जा सकते हो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन पेपर में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन नहीं देता।
बट स्टिल अपने को नॉलेज है, अपन को मालूम है कि लाइबिलिटी कब होता है, इक्विटी कब होता है। डन। 6 नंबर पढ़ो, टिक लगा दो। ठीक है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों की कॉपी में भी है, सो इट्स डन। अच्छा, अब अपने को क्या पढ़ना है, सुन लो। अब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एंड देन हम लोगों को एक क्वेश्चन बनाना है जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों हम लोग एक साथ बनाएं, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनाएं, इंड एस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएं। एंड देन वी विल स्टार्ट इंड एस 1। गॉट द पॉइंट। और उसके बाद ना जो आई और जे 2 पॉइंट छोड़ा हुआ है मेरा, पी एंड एल पढ़ाते वक्त भी हम 3 पॉइंट छोड़ेंगे, उसको हम लोग आराम से एक दिन, हो सकता है आज ही लेट आवर्स में या कभी भी कल परसों कभी ना कभी पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि वो सब नया जो चेंजेस आया ना अभी, ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट, अभी एजिंग शेड्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे थे डेटर क्रेडिटर में, उस तरह के बहुत सारे रिक्वायरमेंट आए, माने बहुत सारे। इवन आप अगर कोई एसेट बना रहे हो उसमें डिले हो गया है आपका, तो डिले का डिटेल देना पड़ता है पीरियड बेसिस पे, कब तक कंप्लीट करोगे आप अपने CWIP को, उसका डिटेल देना पड़ता है, सबका एजिंग शेड्यूल है। दोज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस, ओके। एंड ठीक है, अभी आप कॉपी में एक पैरा स्टार्ट करो, एक पैरा लिखो, पैराग्राफ नंबर मुझे बताओगे कॉपी में। 25 रेडी करो। जब तक हम नहीं बोलेंगे आप नहीं लिखोगे, ओके। आप मेरी तरफ देखोगे, क्योंकि अगर मेरे बुक में लिखा हुआ तो जबरदस्ती हम नहीं लिखाएंगे, ओके। लिसन, एकदम पहला क्लास में, टुडे आई थिंक 4 नंबर क्लास है ना, 5 नंबर क्लास है। एकदम पहला क्लास में हम आपको बोले थे ये जो इंड एस का P&L है ये 2 पार्ट में बनता है। आप इसको पार्ट ए और पार्ट बी बोल सकते हो, बोलने की जरूरत भी नहीं है बट आप बोल सकते हो। ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये जो बॉक्स है ये P&L है, ये वही वाला P&L है जो आप इंटर में कंपनी बैलेंस शीट में बनाते थे। इसमें सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं है। ये जो सेकेंड पार्ट P&L का है ये नया चीज है जिसको हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे अच्छा से। उसके बाद इसका इतना अच्छा से डिस्कशन फर्दर इंड एस में होगा कि आप देखो P&L तो ऐसे भी लास्ट में पढ़ने का चीज है ना, सारा एस पढ़ो तब ना P&L पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि सारा एस पढ़ने के बाद P&L बनाने के पहले 50 बार P&L बनाना पड़ेगा हम लोगों को, इसलिए ये वाला क्लास लेना पड़ता है। पहला 5-6 दिन हम लोगों को इसलिए पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इस वाले बॉक्स को, ये जो बॉक्स है ये P&L है, इंटरनेशनली इसको बोला जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इधर में इन दोनों को टोटल कर दिया जाता है और बोला जाता है ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कुछ नहीं, इसका और इसका टोटल है, और तब जाके P&L खत्म होता है। ये नया चीज इंड एस में होता है। एस में यहीं पे P&L कंप्लीट हो जाता है। हाथ देखते रहना, एस जो इंटर में पढ़ के गए ना तुम लोग, यहीं पे P&L कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? ये वाला जो P&L है इसमें इनकम साइड में 2 आइटम आता है, आपको याद होगा। एक्सपेंस साइड में 7 आइटम आता है। इनकम का 2 तो बताओ, एक्सपेंस तो धीरे धीरे सुनेंगे। यस, गुड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही नाम लिखना होगा। आपने देखा होगा हम लोग भी जब बैलेंस शीट बना रहे थे तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे थे कि नाम अपने हिसाब से ना दें। नोट्स में तो फिर भी अपने हिसाब से देना पड़ा मजबूरी में, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर में हम लोगों ने नाम शेड्यूल 3 के हिसाब से दिया। ये कोशिश यहां भी करना है। तो 1 इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इज अदर इनकम। फैंटास्टिक। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। जैसे बैलेंस शीट आपने याद रखा मेहनत करके, हम तो वो 7 आइटम अभी भी सोच करके मेस्मराइज हैं कि इतना जल्दी बच्चों को याद हो गया, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट। और फिनेंशियल का क्या बोले थे, असेट साइड में 7 के बाद
नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूं, फिनेंशियल असेट बैलेंस शीट में, नॉन करेंट असेट में 7 आइटम के बाद, करेंट असेट में इन्वेंट्री के बाद, और लायबिलिटी में सबसे पहले। यही कहानी थी ना। और बेसिक जो फिनेंशियल लायबिलिटी का ब्रेकअप था, बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर्स, बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर्स, और फिनेंशियल असेट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, फिर जो भी आ जाए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। याद है ना? तो देखेंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे। चल एक बार यहां पे रहते हैं थोड़ी देर। तो ये क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। अपने को मालूम है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू किसको बोलते हैं, अदर इनकम किसको बोलते हैं, डिस्कस भी करेंगे अभी। जैसे बैलेंस शीट डिस्कस हुआ, एक एक वर्ड वैसे डिस्कस करेंगे। आप नहीं बोलोगे तो हम पूछेंगे, ठीक है? एक्सपेंस का जो 7 आइटम है ना, इफ यू रिमेंबर, वही 7 है जो इंटर में होता था। पहला आइटम का नाम है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन, है ना? ये अमाउंट निकाल करके आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखा दोगे इसलिए रॉ मटेरियल का और कोई चीज पीएल में नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी दिखा दिए, परचेज भी दिखा दिए, क्लोजिंग स्टॉक भी दिखा दिए एक आइटम के अंदर घुसा करके। तो अब पी&एल में और कुछ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेकर के नहीं आएगा। भाई नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक इधर लिखते हैं, परचेज इधर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखते हैं। अगर मैंने इन तीनों को एक कर दिया, 1 + 2 - 3 कर दिया, तो उसी को तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे ना। और लिख दिए तो फिर दोबारा और इन दोनों को लिखने की जरूरत थोड़ी है पी&एल में, ड्रॉप। इसके तुरंत बाद हम लोग लिखते हैं परचेज, इसके बाद चेंजेस, या पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देख तो पी&एल का फॉर्मेट देख, मेरे को लगता है पहले परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आना चाहिए। मैं गलत तो नहीं होता नॉर्मली, ठीक बोल रहा हूं ना सर? कहां है फॉर्मेट? फॉर्मेट है बच्चों पेज नंबर 27 में। थोड़ी देर उस फॉर्मेट में ही रहिएगा। अभी पहले परचेज आएगा, क्योंकि चेंजेस इन इन्वेंट्री में वो भी तो दिखाना पड़ता है यार। इधर देख, सेकेंड आइटम इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये एक ट्रेडिंग कंपनी में होता है सेकेंड आइटम, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है। दोनों एक साथ ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है। हेलो, जिसका 2-4 विंग ट्रेडिंग का है, 4-5 विंग मैन्युफैक्चरिंग का है, उसके दोनों होएगा ना जी। और कोई कोई के खाली ये भी हो सकता है, कोई कोई के खाली ये भी हो सकता है। नो आर्ग्यूमेंट इन दैट, क्योंकि ये मैं ट्रेड करने के लिए जो इन्वेंट्री खरीदूंगा उसका परचेज है, और ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग वाला मटेरियल कंजम्पशन है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन द इन्वेंट्री। चेंजेस इन द इन्वेंट्री 3 चीज का, WIP का, फिनिश्ड गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का भी। अब तुम खुद देखो रॉ मटेरियल क्यों नहीं आया? जब 3 आइटम आया तो रॉ मटेरियल क्यों नहीं आया चौथा आइटम? क्योंकि रॉ मटेरियल का चेंजेस यहां पे एडजस्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद आता है बच्चों एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद आता है मेरे बच्चों फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद आता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद आता है अदर एक्सपेंसेस। नॉर्मली हमसे इस ऑर्डर में गलती नहीं होता। एक बार तुम चेक कर लो फिर भी मेरा ऑर्डर करेक्ट है, यस और नो? सही है? एक बार आप देख करके और एक बार आप बिना देखे इस ऑर्डर को बोलो, वैसे ही जैसे फिक्स्ड असेट में बोल रहे थे। मटीरियल कंजम्पशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री ऑफ WIP फिनिश्ड गुड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। कोई प्रॉब्लम? तो ये 7 आइटम P&L के डेबिट साइड में या एक्सपेंस साइड में या नीचे वर्टिकल फॉर्म में बनेगा तो नीचे दिखाएंगे, और ये 2 आइटम ऊपर दिखाएंगे। जब ये दोनों का टोटल और ये टोटल आ जाएगा
तो टोटल को जब माइनस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप देखिए वहां पे मिला, वहां एक वर्ड लिखा होगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्सेस। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम जो होता है ना, इंड एस ने बोला है कि हमको अलग से दिखाना है। किसको? एक्सेप्शनल आइटम्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को नहीं। नहीं क्या सर, क्या नया चीज सुन रहे हैं? यस, नया चीज सुन रहे हो, सुनो। जब आप इंटर में थे ना बेटा, तो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों को ही नीचे अलग अलग करके दिखाया जाता था। इंड एस वालों ने एक तो स्टैंड लिया, इंटरनेशनली भी वही स्टैंड है, कार्व आउट नहीं है हमारा, IFRS में भी वैसा ही है। उन्होंने स्टैंड लिया, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का अलग बातचीत नहीं होगा क्लास में, माने नहीं होगा इंड एस में। लॉस बाय फायर और सैलरी को सेम इज्जत मिलेगा। सुने क्या बोले? लॉस बाय फायर और सैलरी को सेम इज्जत मिलेगा। लॉटरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम को सेम इज्जत मिलेगा। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन, नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो आप जितना पढ़ोगे ना, जैसे हम लोग तो पढ़ेंगे अभी 140 क्लास, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहीं लिखा हुआ मिलेगा ही नहीं। बच्चे लोग झमेला करते हैं, सर कहां गया कहां गया, अरे चला गया, वो इंटर में था। सो डोंट गिव ए सिंगल आयोटा ऑफ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्सेप्शनल को देना होगा, बाप रे बाप, एक्सेप्शनल का इज्जत है बाजार में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कोई अलग से इज्जत नहीं है। लॉस बाय फायर और सैलरी एक बराबर है बोल दिए तो काम खत्म हो गया ना यार। खत्म करो बात को, रिसीव करो, आगे बढ़ो। तो सर एक्सेप्शनल आइटम क्या होता है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से अलग कैसे होता है? एक ही रीजन से अलग होता है कि एक्सेप्शनल आइटम पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, एंड एक्सेप्शनल आइटम्स आर नॉर्मली नॉन रिकरिंग इन नेचर, and exceptional items become exceptional because of their size, nature or incidence. समझे क्या बोला? Exceptional items are part of business, लिखाएंगे कॉपी में, they are part of business, they are non-recurring in nature. ये सब के अंदर ऑर्डिनरीली आने वाली आइटम्स नहीं है। ये सब भी तो आइटम है ना बेटा, दिख रहा है ना, हाथ हाथ देखते रहे ना, इनके अंदर आने वाली नॉर्मल आइटम सब नहीं है, एक्सेप्शनल है, लेकिन पार्ट ऑफ बिजनेस है, नॉन रिकरिंग है, नहीं समझे, बट पार्ट ऑफ बिजनेस है। और इंपॉर्टेंट क्यों बने वो लोग कि भाई इतना अलग से दिखाना पड़ रहा है, कुछ तो खास होगा उनमें। तो या तो साइज की वजह से, या नेचर की वजह से, या इंसिडेंस की वजह से खास हैं। ज्यादातर वक्त नेचर और इंसिडेंस की वजह से खास होते हैं, साइज की वजह से नहीं, ज्यादातर वक्त। सर एक एग्जांपल दीजिए ना, एक सिंगल एग्जांपल दीजिए। पहला एग्जांपल मैं देता हूं, ये क्या लिखा बताओ? रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। रीस्ट्रक्चरिंग में खर्चा लगा मेरा। सर किए क्या रीस्ट्रक्चरिंग आप? ऐसे ही सब मैनुअल पढ़ते, अभी जैसे हम लोगों को करना पड़ रहा है पिछले 3-4 सालों में। ऑफलाइन क्लास से पूरा दुनिया जो है वो ऑनलाइन में चला गया, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू डू दिस इन द वर्ल्ड। मेरे को अभी भी बार बार तुम लोग को बोलना पड़ता, अरे आओ रे बाबा, आओगे ना लास्ट तक। मैंने नहीं बोला अभी उस दिन तुम लोगों को कि आओगे कि लास्ट में गाड़ी में लेके आना होगा। मेरे अंदर अभी भी वो रेजिस्टेंस है टू दिस पर्टिकुलर चेंज, बट देन रीस्ट्रक्चरिंग हैड टू बी डन। ऑनलाइन मेरा ऐप भी है, मतलब मेरा जितना सुंदर ऑनलाइन व्यवस्था है, हमको नहीं लगता कि किसी का भी इस तरह का होगा कि आप ऐसे नेटफ्लिक्स के जैसा भी चला सकते हो क्लास को। तो वी हैव स्पेंट अ लॉट, क्योंकि मेरा शौक रहता है चलो करते ना करते, सो वी डिड दैट। बट आई एम द लास्ट पर्सन जो इससे उसमें मूव करना चाहता है। मेरे को बच्चों को देखना पसंद है, सामने से मैं पढ़ाऊं, जब उनको देखूं, उनका रिएक्शन देखूं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे ये तो पता चले, नहीं समझ रहे तो कुछ तो बोलूं उन बच्चों को, पता तो चलता है ना कि नहीं समझ में आ रहा इन लोग को। बच्चे पूछते नहीं, आप देखिए 2-3 चीज आपने नहीं पूछा, मैं बोला तुम बताओ,
पढ़ते पढ़ते भी नहीं पूछे यार। जब तुम इतना इनवाइट करते हैं तो ऑनलाइन में क्या पूछ के नहीं हल कर दोगे? कुछ भी नहीं पूछते हैं बच्चे ऑनलाइन वाले। यस और नो? तो ये प्रॉब्लम हमको मालूम है, बट ठीक है, अब चेंजेस है, चेंजेस के साथ नहीं बदलेंगे तो हम ही मिट जाएंगे। इट्स वेरी नॉर्मल। आइए, लेकिन फिर भी मेरा स्टैंड वो रहेगा कि नहीं, बच्चों को सामने पढ़ाया जाए। आइए, तो ये जो खर्चा लगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी तो लगा होगा जब रीस्ट्रक्चरिंग किए होंगे, जिससे कोई असेट नहीं बना होगा, सीधे पीएल में गया होगा। बोलो लगा होगा कि नहीं? दुनिया भर के खर्चे लगते हैं भाई। 80 लाख रुपए का तो सॉफ्टवेयर खाली बना है, तो बनता है, लगता है पैसा। अब उसको एप्पल के बराबर बनाओ, iOS बनाओ, हम तो जानते भी नहीं साला ये सब होता क्या है। पहले एंड्रॉयड बनाओ, मैकबुक बनाओ। अब कोई बच्चा बोलता है मेरे पास मैकबुक है, नहीं समझे, तो उस सॉफ्टवेयर को मैकबुक के लायक भी तो बनाना पड़ेगा ना बेटा, कि उसके वो मैकबुक का 50 तो प्रॉब्लम है। एप्पल वाले लोग तो तार घुसाने नहीं देते साले लोग। सो लॉट्स ऑफ स्टफ, आई एम नॉट गोइंग, मैं जानता भी नहीं, दूसरे लोग करते हैं ये सब चीज, मैं तो, बट हमको बताओ क्या रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट समझ में आता है कि ये लग सकता है बिजनेस में, और पार्ट ऑफ बिजनेस था कि नहीं, ये बताओ। लॉस बाय फायर जैसा था या नहीं? वैसा तो नहीं था, उससे थोड़ा अलग तो था कि नहीं, हमको बताओ। लॉस बाय फायर में बिजनेस वाला चीज लैकिंग लगेगा आपको, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में आपको बिजनेस वाला चीज इंग्रेडिएंट लगेगा उसका। यही डिफरेंस है एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। बाकी दोनों साले एक जैसे हैं, दोनों नॉन रेकरिंग नेचर। लॉस बाय फायर भी नॉन रेकरिंग है और रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट भी नॉन रेकरिंग है, वन टाइम लगता है नहीं, बट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द आइटम, दिस आइटम बिकेम, बोलो हाँ, इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्शनल। दिस बिकम इंपॉर्टेंट एंड इट इज एक्सेप्शनल। तो इस तरह का कोई भी आइटम अगर आता है नमूना, तो P&L में अलग इज्जत दे देना है। डन। उसके बाद देखिए P&L में क्या है। अब आपको देखना है P&L को, ये वाला बात मैंने बोल दिया, अब आपको P&L को देखना है थोड़ी देर। सातों आइटम आपको दिखाई दिया? हेलो, वो 2 आइटम दिखा, टोटल किए हम लोग। अब जब आप माइनस करोगे ना, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अच्छा, वहां एक्सेप्शनल आइटम माइनस किया ना, फिर से वो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम लिख दिया। वहां लिखना चाहिए था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप समझे, एक जगह गलती आपने नोटिस किया, वो गलती सुधार दो जल्दी से। मैंने सुधार दिया, मैं दिखाऊं कहां पे क्या किया मैंने, कि समझ गए तुम? थैंक यू। बस इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर दो। रेडी? अब बोर्ड पे थोड़ी देर और बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है, नया चीज है आप लोगों के लिए। उसके बाद टैक्सेस माइनस हुआ। आपको मालूम है टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। आपके इंटर के सिलेबस में था, फाइनल में बड़ा लेवल पे सिलेबस में है, पढ़ेंगे। टैक्सेस माइनस हुआ तो इसको ध्यान दो, ये नया चीज है फाइनल में। प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये जो P&L बनाना मेरे बच्चों, ये वाला P&L, ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का P&L है। तो सर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? वो बिजनेस जिसको हम सेल कर रहे हैं। द बिजनेस दैट आई हैव प्लान्ड टू सेल, आई हैव अनाउंस्ड दैट आई एम सेलिंग। तो सर क्या वो आपका बिजनेस नहीं है? मेरा है। प्रॉफिट आपका नहीं है, मेरा है। जब तक बिकेगा नहीं तब तक तो मेरा है, बिक जाने के बाद वो किसी और का हो जाएगा। तो उसको यहां अलग दिखाना है। देखिए ये 3 अमाउंट देखिए, देखिए प्लीज बुक में, बोर्ड में, कैसे भी देखिए। पहला अमाउंट क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, टैक्स ऑफ द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, प्रॉफिट और लॉस नेट आफ्टर टैक्स डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सर थोड़ा एग्जांपल देके बताइए। जैसे ITC अभी इस साल उसका जो क्लोथिंग डिवीजन था ना, कपड़ा वाला, ITC का कपड़ा भी बनता है मालूम आप लोगों को? हाँ, विल्स लाइफस्टाइल, विल्स लाइफस्टाइल W।
उसको लाइफस्टाइल मालूम है, बट दैट इज विल्स लाइफस्टाइल। उस नाम से आईटीसी कपड़ा बनाकर कपड़ा भी बेचता है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी का टी शर्ट, क्वेस्ट मॉल में था, अब तो नहीं है, अब तो बंद ही कर दिया, बेच दिया किसी को, किसको बेचा नहीं मालूम, या प्रोसेस में बिक्री का, ये हमको मालूम है, पेपर में आया था कि हाँ इसको बेच रहे हैं हम लोग। तो ये जो आईटीसी का पीएल है ना मुन्ना, ये वाला पी&एल समझो, ये वाला पी&एल कौन से धंधे का है? सिगरेट का, होटल का, नहीं समझे, ये उसका है। और ये वाला कौन से धंधे का है? क्लोथिंग का। पर अभी तो बिक्री तो हुआ नहीं ना, अभी तो प्रॉफिट आ रहा है क्लोथ से भी, तो ये टोटल ऐड कर दिए तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी पीरियड हो गया। तो अगर मैं इंटर और फाइनल का डिफरेंस पूछूं तो 2 लाइन में समरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कोई इज्जत नहीं दिया जाएगा इंड एस में। कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की प्रॉफिट को 2 पार्ट में दिखाया जाएगा। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की प्रॉफिट को फुल डिटेल के साथ दिखाएंगे 2+7 आइटम में ब्रेकअप करके। डिसकंटिन्यूइंग आइटम की प्रॉफिट को 1 लाइन में दिखाएंगे, खाली पीबीटी, टैक्स और पैट करेंगे, बट दैट इज इन 1 लाइन। क्लोज कर दूं? ये हुआ हमारा कौन सा वाला पार्ट, बोल के बताओ? ये सीआई वाला पार्ट। अच्छा, हम लोग इंडिया में सीआई नाम यूज नहीं करते। मैं कई बार यूज करूंगा डिस्टिंक्शन कराने के लिए, ओसीआई बोलूंगा ना, मेरा मुंह से सीआई निकलेगा, पर हम लोग सीआई वर्ड यूज नहीं करते, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ओसीआई मिलेगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिलेगा, सीआई वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने स्टैंड लिया कि नहीं, हम लोग पीएल वर्ड यूज करेंगे। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस याद है, तो वो हमने स्टैंड लिया, नहीं हम ये नाम तो नहीं देंगे। ओके, अब आइए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में, और थोड़ा सा कहीं पे बुक रीडिंग करना होगा, मेरी तरफ पहले देखिए। ये न्यू इंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो, मतलब एक बहुत बड़ा कंटेंट नॉलेज का जो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बिखरा हुआ है। ठीक है सर, क्या है ये बताइए? द आंसर इज दीज आर सम स्पेसिफिक टाइप्स, टाइप को डिफाइन किया गया प्यार से एकदम। ठीक है, दीज आर सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इनकम्स एंड लॉसेस which are named, forget about they are classified, क्लास नहीं बनाया गया, नाम बताया गया, राजेश, सुनील, दिनेश यहां बैठेगा, इतना एज का लड़का ऐसे नहीं, नाम बता दिया गया, ये लोग यहां बैठेगा। Got the point? तो there are certain types of incomes and losses which are specifically categorized as other comprehensive income. सर हम लोग कुछ जानते हैं उसमें से, इंटर का बच्चा लोग कुछ जानता है, 2 ठो जानता है। सर आप अभी क्या करेंगे, हम 4 या 5 ठो बताएंगे, एक बार अपना काम 5 ठो से हो जाएगा। सर 2 जो हम लोग जानते हैं बताइए तो। एक है रिवैल्यूएशन सरप्लस, आप लोग किस नाम से जानते हैं बोलिए? रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो सर रिवैल्यूएशन रिजर्व तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, पर पीएल के थ्रू से जाएगा। फिर से रिपीट करो मैंने क्या बोला। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में जाएगा जहां आप लेके जाते हो, एग्जैक्टली जाएगा, पर इसके थ्रू से जाएगा। यहां लिखो फिर वहां लिखना है। स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इसको और ऊपर वाले को कैसे डिस्टिंक्ट करोगे बताओ? ये वाला और इसमें क्या फर्क देख रहे हो? अगर कोई एक तो बड़ा फर्क बोले जिससे तुम्हारा दिमाग सेट हो जाए कि हाँ ठीक है सर चलते हैं ना, समझ में आ रहा है, क्या बोल सकते हैं? हाँ यही बेस्ट नाम है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रिडोमिनेंटली हम लोग अनरियलाइज्ड नेचर वाली जो इनकम लॉसेस होते हैं ना उनको लिखते हैं। बट ऐसा बोला नहीं हुआ है, हेलो बाप रे, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये तेरे और मेरे बीच की बात है, तुम कम से कम कॉन्फिडेंस में आ जाओ। तो सर बोला हुआ क्या है? बोले तो दे हैव स्टेटेड दैट दीज आइटम्स विल गो टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उन्होंने कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अलग से डिफाइन नहीं किया।
एक आइटम आप और जानते हो, गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। आपको फॉरेन ब्रांच याद है? नहीं, वैसे चैप्टर नहीं पूछेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ब्रांच पढ़े थे कि नहीं इंटर में? उसमें फॉरेन ब्रांच का ट्रांसलेशन करते थे, ट्रायल बैलेंस का, उसमें प्रॉफिट लॉस आता था। तो एक तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिजर्व बोल के या फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व बोल करके एक रिजर्व बनाया करते थे। वो जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है ना, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आइटम है। तो ये दो तो तुम इंटर में पढ़ा हुआ है, बाकी एक भी चीज तेरे इंटरमीडिएट का नहीं है। ऑल द एडिशनल आइटम्स आर न्यू आइटम्स। आप अपनी कॉपी में लिखोगे। अच्छा, 1 मिनट लिखने के पहले 2-3 लाइन और बोल दो। हम जितना भी आइटम आपको बोलेंगे ना, इसमें जैसे एंड होते होते हो सकता है 8 आइटम इसमें बन जाए। रेलेवेंट 5 ही रहता है, 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग, बट हो सकता है 8-10 बन जाए। जब बन जाएगा ना तो सुनिए, एक बड़ा बात है, शायद बोले भी थे हम, इसमें से ना कुछ आइटम ऐसा होता है बेटा जो वापस पीएल में जाता है 2-3 साल बाद, और कुछ आइटम ऐसा होता है जो पीएल में जिसका जाना अलाउड ही नहीं है। जैसे क्योंकि आप तो पढ़ेंगे ना, हम लोग तो सारा एएस, जैसे ये रिवैल्यूएशन सरप्लस का इंड एएस है 16, और जैसे ये फॉरेन ऑपरेशन का इंड एएस है 21। तो जब आप 21 पढ़ोगे ना, तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो गेन है ना, ये बाद में पीएल में जाता है, उसमें पढ़ोगे आप लोग। और जब रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला इंड एएस पढ़ोगे ना, तो उसमें देखोगे कि इस गेन को पीएल में ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो सर फिर क्या होता है? ऐसी बैलेंस शीट में पड़ा रहता है। अगर कभी जाता है तो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाता है, पीएल में जाना अलाउड नहीं है। तो जब ये बनाओगे ना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला पार्ट, तो उसको 2 फाड़ करके बनाओगे, एकदम इक्वली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। आइटम्स दैट विल नॉट, आगे तुम बोलो, आइटम्स ऑफ ओसीआई दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L, एंड यहां बोलोगे आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L। फिर इनके टैक्स का इंप्लीकेशन भी होता है, टैक्स माइनस करके प्रॉफिट का फाइनल फिगर आता है, वो फाइनल फिगर ओसीआई बनता है। फिर एक बार सीआई और ओसीआई को हम लोग ऐड करके क्या बनाते हैं? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। वहां पे हमारा P&L क्लोज होता है। उसके बाद हम ईपीएस याद होगा, उसके बाद हम ईपीएस निकालते हैं। ईपीएस में एक नया बात सुन लो, ईपीएस 2 तरह का होता है, डाइल्यूटेड और बेसिक। मालूम है ये वाला बात? कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का अलग ईपीएस दिखाया जाता है इंड एएस में, डिसकंटिन्यूइंग का अलग दिखाया जाता है, टोटल का अलग दिखाया जाता है। आज तक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये अलग और ये अलग हो। चिंता मत करना, तुम भी, दिखाया जाता है, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन एग्जाम में एक ही आता है। ओके, अभी तुम लोग कॉपी में नहीं, एक बार बुक में जाओ। कितना नंबर पेज में हो मुझको ये बताओ। आप 27 नंबर को नीचे पढ़ो और हमको बताओ क्या चीज नहीं समझ में आया। 27 नंबर पेज को पढ़ते जाओ। बताएं, वही तो लिखाना है, वही कॉपी में लिखाना है अभी।
पढ़ लिए एंड तक? हेलो, यस नो प्लीज बोलिए, मेरे को मुंडी मत हिलाइए, हम लगातार आपको थोड़ी देख पाएंगे। पढ़ लिए? गुड। कॉपी में जाओ एक बार और 25 नंबर नोट को रेडी करो। हेडिंग दो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ए नंबर पॉइंट में लिखो दिस इज P&L पार्ट 2। दिस इज P&L पार्ट 2। बी में लिखो दिस कंसिस्ट्स ऑफ सम SOME स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिक नाम से स्पेसिफिक है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जैसे रेंटल इनकम एक नाम है ना, ऐसे नाम से स्पेसिफाइड है, इंडेस ने इतना ध्यान दिया है। ठीक है, सम स्पेसिफिक इनकम्स ऑब्लिक लॉसेस which are predominantly unrealized in nature, which are predominantly unrealized in nature। सी में लिखिए, सी में लिखिए सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर रिवैल्यूएशन सरप्लस, gains oblique losses in translation of foreign operation अच्छा बच्चों, आप लोगों को एकदम नया जैसा तो नहीं लग रहा है ना? ये क्या चीज है, पकड़ में आ रहा है ना? जैसे ऐसा समझो ना, मान लो मेरा अमेरिका में कोई सब्सिडियरी है, अमेरिका में सब्सिडरी तो इन्फोसिस का भी है, टीसीएस का भी अमेरिका में सब्सिडरी है, तो उन लोगों का तो डॉलर में ट्रायल बैलेंस शीट बनता है, अमेरिकन करेंसी में बनता है। हम लोग उसको रुपया में ट्रांसलेट करेंगे तो गेन लॉस तो आएगा, वो तो डिफरेंट तो होएगा, बिकॉज अलग अलग आइटम अलग अलग रेट से ट्रांसलेट होता है इंडिया में। तो वो जो गेन लॉस है ना, उसको बोलते हैं गेन्स एंड लॉस इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब डॉलर टू रूपी, उसमें जो प्रॉफिट लॉस आया ना वो है ये। अभी और ज्यादा मत लिखना क्योंकि इसका इंड एस है अलग से। ठीक है, थर्ड में लिखो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स classified as at लिखो, classified at fair value through OCI। लिखे क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ो। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अब ये बोर्ड देखो यहां पे, आपकी कॉपी में है कि नहीं मालूम, बट मेरे कॉपी में मैंने लिखा था। सर ये क्या है? इन्वेस्टमेंट या फिनेंशियल एसेट का बात चल रहा था। आप लोगों के दिमाग में था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, क्योंकि इंटर में आप लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पढ़े हो। मैंने आप लोगों को बोला था फाइनल में इन्वेस्टमेंट्स को इस 3 नाम से जाना जाएगा।
इन्वेस्टमेंट्स विल बी आइदर एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, अभी खाली इस पे 2 लाइन बोलना है, 2 लाइन बस। उतना भरोसा रखो कि हाँ कोई दिन डिटेल में बताएगा आदमी और ये समझ में आ जाएगा अभी जो बोलूंगा। तो मान लो मेरे पास ना रिलायंस, मैं इंड एस कंप्लायंट कंपनी हूं और मेरे पास रिलायंस कंपनी का शेयर है जो हम 4 करोड़ रुपया में खरीदे थे। ये मेरा इन्वेस्टमेंट है 4 करोड़ रुपया का, और हमने इस इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया कि ये मेरा एफवीटी ओसीआई है। क्या है? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन्वेस्टमेंट है। तो सर कुछ तो कंडीशन रहा होगा तब आप ऐसा किए होंगे। हाँ है ना, वो पढ़ेंगे इंड एस 109 जनवरी में। बहुत कुछ रहता है तब जाके हम उसको एफवीटी ओसीआई बनाते हैं। डन बोलो। तो मैंने बनाया उसको। तो सर अब क्या करेंगे आप? अब हम हर ईयर एंड में, देखो आपको पास यहां आंसर है, हम हर ईयर एंड में उसको क्या सर्कल किए? फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। तो सर मान लीजिए 1 साल बाद इसका दाम बढ़ के 4 का 70 करोड़ हो गया, तो सर आप क्या करेंगे? 66 करोड़ का प्रॉफिट लिखेंगे। 66 करोड़ का प्रॉफिट। और सर कहां लिखेंगे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। सर क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे मेजर करने का बोला है थ्रू ओसीआई। तो जो प्रॉफिट आएगा वो ओसीआई में डालेंगे और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को 70 करोड़ में दिखाएंगे। जल्दी बोलो, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को 70 करोड़ में दिखाएंगे। अब आइए आखिरी बात इस डिस्कशन का, जितना भी इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट दुनिया में होता है ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, वो बाय डिफॉल्ट एफवीटीपीएल बनता है। ये हम लोग जनवरी में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट एकदम बिगिनिंग में इररिवोकेबल इलेक्शन कर ले, जो सारी कंपनियां करती हैं हिंदुस्तान की, एकदम बिगिनिंग में इररिवोकेबल इलेक्शन कर ले कि भाई मेरे को तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एफवीटी ओसीआई ही दिखाना है, तो इंड एस 109 बोलता है परमिटेड। अगर वो इररिवोकेबल इलेक्शन नहीं करेंगी, कमेंट करो, तो हर इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट को एफवीटीपीएल में दिखाना पड़ेगा। तो सर एफवीटीपीएल में क्या होता है? यही होता है, जो प्रॉफिट लॉस आता है पीएल में डेबिट क्रेडिट होता है, ऊपर वाला हिस्सा में। और ओसीआई अगर दिखा देंगे एफवीटी ओसीआई, तो जो प्रॉफिट लॉस आएगा नीचे वाले हिस्से में आएगा। अब आपको थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया? प्लीज इतना ही समझना, इससे ज्यादा हम लोग जनवरी में समझेंगे। ओके, वापस कॉपी में आ जाओ। ये तो समझा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, लिखो। हेजिंग जानते हो क्या आप लोग? वो बच्चा तो इतना अच्छा से हेजिंग के बारे में बोल रहा था, आप भी उस दिन बोल रहे थे। क्या होता है हेजिंग? पहले लिख तो लो, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ कैश फ्लो हेज, अपने आप को बचाना, बस ठीक है। हेजिंग का मतलब अपने आप को बचाना। सर कब पढ़ेंगे? जनवरी। कोई उपाय नहीं भाई साहब, उतना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सर ठीक है, अपने आप को रिस्क से सेव करने के प्रोसेस का नाम है हेजिंग। अगर आप अपने कैश फ्लो को हेज कर रहे हो तो उस हेजिंग का नाम है कैश फ्लो हेज। अगर आपका कैश फ्लो हेज इफेक्टिव है, कल बात हो रहा था, याद है? तेरा नाम आया था वहां पे, कल तुम चला गया था लेकिन हम लोग बात कर रहे थे तेरे बारे में। तुम था ना वहां पे कल? तो मैं क्या बोला था? देखो बच्चा कितना अच्छा बात बोला कि आपका अगर मिड कैप पोर्टफोलियो है तो मिड कैप निफ्टी से हेज करिए ना, लार्ज कैप निफ्टी से क्यों हेज कर रहे हैं? तो मैं अगर अपने पोर्टफोलियो को, जो पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप का है,
लार्ज कैप निफ्टी से अगर हेज करूंगा तो मेरा हेज क्या इफेक्टिव होगा? आंसर इज नहीं होगा। ये डिस्कशन आया था, याद है? तो अगर आपका इफेक्टिव हेज है तो इस हेज के पोर्शन में जो गेन लॉस होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता है। एक आइटम और लिखो, रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस अच्छा, ये ना हो सकता अपने बुक में भी लिखा हुआ मिले, हाँ पढ़ेंगे तो रिपीट हो जाएगा। रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस इन एम्प्लॉई बेनिफिट प्लान्स। एग्जाम्पल ग्रेचुइटी। फुल स्टॉप करके लिख लेना ब्रैकेट में, एक्चुरियल गेन्स एंड लॉसेस। एक्चुरियल गेन्स एंड लॉसेस खाली लिख के रख लो। अभी यहां सुनो क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये बताओ कि मान लीजिए अपनी कंपनी है, अपने मालिक हैं, सब प्रोमोटर लोग हैं, 1000 एम्प्लॉई अपने यहाँ, मुन्ना मेरी तरफ देख, 1000 एम्प्लॉई अपने यहाँ काम करते हैं। कोई 20 साल बाद, कोई 30 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 8 साल बाद रिटायर होगा। हर साल जब वो काम करता जाता है, ग्रेचुइटी अक्रू होती है या नहीं होती है? ग्रेचुइटी आप जानते हो ना, हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। हेलो, आधा महीना का सैलरी 1 साल के सर्विस के लिए देते हैं। माने कोई 50 साल सर्विस करके रिटायर करेगा तो 25 महीने की सैलरी उसको देंगे। वो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मालूम है। रिटायरमेंट के वक्त दिया जाता आपको मालूम है। रिटायरमेंट के वक्त उसकी जो सैलरी होगी उसके हिसाब से पेमेंट होगा, ये मालूम है आपको? जल्दी कुछ कुछ बात तो बोले जो मालूम है। और रिटायरमेंट के वक्त क्या सैलरी होगी, क्या हम बता पाएंगे आज? फटाफट। रिटायरमेंट वो कितने साल बाद लेगा, हम बता पाएंगे? रिटायरमेंट एज हो सकता है, पर वो तो कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है। मर गया बीच में तो क्या हम बता पाएंगे कब मरेगा वो? मरने पे भी ग्रेचुइटी ड्यू होती है। इट्स रिटायरमेंट और डेथ विच एवर कम्स अर्ली, पढ़ते होगे टैक्स की क्लासेस में। फटाफट। तो सर इसका एस्टीमेट करना एक कंपनी के डायरेक्टर लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। इसका एस्टीमेट कौन करता है? यहां देखो, एक प्रोफेशनल बंदा है, वो करता है। कौन है प्रोफेशनल बंदा? एक्चुअरी। डन। तो हर साल एक्चुअरी हम लोगों को बोलता है इतना रुपया आपका लाइबिलिटी है, इतना रुपया आप लाइबिलिटी प्रोवाइड करो, यहां पे इन्वेस्ट करो, वो सारा गाइडलाइंस दे देता है। और उसका हर साल कैलकुलेशन गलत होता है। गलत मतलब एस्टीमेट का एरर नहीं होता है क्या रे? तो वो हर साल उसके एस्टीमेट को एरर मिलती है, थोड़ी थोड़ी। उस एरर का नाम है रीमेजरमेंट गेन्स एंड लॉसेस। अगर एरर अच्छी तरफ में मूव करी, माने लाइबिलिटी वो जितना बताया उससे कम लाइबिलिटी हुआ, तो वो हो गया रीमेजरमेंट गेन। वो जितना बताया उससे ज्यादा लाइबिलिटी हुआ तो उसको बोला जाता है रीमेजरमेंट लॉसेस। मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश किया आपको। ऑब्वियसली इसका एक अलग से इंडेस है, इंडेस 19, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। इंटर में नहीं था तो हम एक छोटा सा आइडिया दे करके क्लोज किए। बट आपको लगा तो होगा आइडिया कि हाँ जो बोल रहा आदमी वो रियलिस्टिक बात बोल रहा है। थैंक यू। तो ये जो रीमेजरमेंट गेन एंड लॉस है ना, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का आइटम है। फुल स्टॉप कर दें। कितने ओसीआई के आइटम हमने कॉपी में लिखाए? 5। एक और लिख दो 6 नंबर। डेट इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एट, ऐसे शॉर्ट में एफवीटी ओसीआई। वो सब तो पढ़ाएंगे ना, तुम काहे टेंशन लेते? वो उनका प्रोफेशन है और हम लोग का पढ़ाई है। वो इतना
बड़ा पोथा बनेगा हम लोग का क्लास में बैठ के, तब पता चलेगा। वो अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। अगर फिर भी तुमको थोड़ा सा सुनना है तो मैं थोड़ा सा सुना दूं, पता नहीं हम कितना तुमको हेल्प कर पाएंगे। हमारा बुक में जो लायबिलिटी है, ठीक है, हर ईयर एंड में वो उस लायबिलिटी के फेयर वैल्यू से कंपेयर होता है, ठीक है। ग्रेचुइटी लायबिलिटी इन बुक्स, ग्रेचुइटी लायबिलिटी एज पर द फेयर वैल्यू, उन दोनों के डिफरेंस को रीमेजरमेंट गेन लॉस बोला जाता है। बस प्रोसेस यही है, पता नहीं मैं कितना हेल्प कर पाया, लेकिन ये लंबी कहानी है, इसमें वक्त लगेगा। अभी इसको छोड़ा जाए। लास्ट में तुमने क्या लिखा? डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर मेजर्ड और विच आर क्लासिफाइड एज एफवीटी ओसीआई। एक बार 6 आइटम का छोटा में नाम बोलो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, फॉरेन ऑपरेशन वाला प्रॉफिट, कैश फ्लो हेज वाली प्रॉफिट, इक्विटी शेयर एट एफवीटी ओसीआई वाली प्रॉफिट, रीमेजरमेंट गेन लॉसेस वाली प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट ही बोल रहा हूं एक बार, हाँ, डेट इंस्ट्रूमेंट एट एफवीटी ओसीआई वाली प्रॉफिट। तो एक बार ये 6 आइटम को आप मान के चलो, यही ओसीआई का आखिरी 6 आइटम है या ओनली 6 आइटम है। बाकी और आइटम अगर आया एक बार आप इग्नोर करके चलोगे। इन 6 के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हमने आपको बता दिया, जस्ट की परेशानी नहीं हो कि भाई कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो, हमने समझा दिया। पहला था रिवैल्यूएशन सरप्लस, बोलना है। दूसरा था फॉरेन ऑपरेशन वाला प्रॉफिट। तीसरा था इक्विटी शेयर्स एट एफवीटी ओसीआई वाला प्रॉफिट। चौथा था कैश फ्लो हेज वाला प्रॉफिट। पांचवा था एम्प्लॉय बेनिफिट वाला एक्चुरियल गेन लॉस। और फिर था डेट इंस्ट्रूमेंट एट एफवीटी ओसीआई। अब इस बच्चे की बात, ये बेचारा बोला इसके लिए माहौल बनाया इतना, तो हम क्या बोल दिए, देख तू क्या बोला। इसने बोला सर इसमें से कौन सा आइटम पी&एल में रिक्लासिफाई होता है, कौन नहीं होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। ऑब्वियसली इन सब के बारे में भी रिस्पेक्टिव इंड एस में ही लिखा होगा। इंड एस 1 की साले की क्या ताकत की लिख दे सारा बात, नहीं समझे? तो हम लोग रिस्पेक्टिव इंड एस में पढ़ेंगे, बस जस्ट टू बिगिन, कि बच्चे बेचारे नाराज होके नहीं जाएं या निराश होके नहीं जाएं। इसको पी&एल में रिक्लासिफाई करना बैन है, बैन है। ये आपको इंटर में भी बोले हैं हम सर, पर ओसीआई तो कभी नहीं बोले। नहीं, ओसीआई नहीं बोले, बैलेंस शीट बोले, सीधा बैलेंस शीट में लेके जाओ। लेकिन सर हम लोग तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को पीएल में डालते थे, कभी नहीं डालने हम देते ही नहीं थे, सीधा रिजर्व्स एंड सरप्लस में डालते थे। रिटेन्ड अर्निंग बोला करते थे हम लोग, सरप्लस में ले जाओ, रेवेन्यू रिजर्व्स। कोई टीचर बोलेगा रेवेन्यू रिजर्व्स, कोई टीचर बोलेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। जब आप एक असेट को रिवैल्यू करते हो, 5 करोड़ की प्रॉफिट आ गई, 10 साल बाद उसको बेच दिया असेट को, तो 5 करोड़ का रिवैल्यूएशन रिजर्व तो पड़ा हुआ है वहां पे, उसको क्या करोगे? उसको रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पी&एल अकाउंट में वो कभी भी रिक्लासिफाई नहीं होगा। तो जो आइटम्स दैट विल बी रिक्लासिफाइड एंड आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड, ये स्टोरी है। सर ये क्या है? फॉरेन ऑपरेशन वाला प्रॉफिट, ये पी&एल में रिक्लासिफाई होता है। सर कब? जब हम इस फॉरेन ऑपरेशन को बेच देंगे, जब इन्फोसिस अपना सब्सिडरी को बेच देगा, जब इन्फोसिस अपनी फॉरेन ब्रांचेस को बेच देगा, तो जितना ये एक्सचेंज ट्रांसलेशन का गेन आया है, बच्चों ये वर्ड पे हाँ ना बोलते रहना, और चेहरा उतार के मत पढ़ो भाई, रिस्पेक्टिव इंडेक्स में पढ़ोगे प्लीज। तो जब ये बेच देंगे ना ऑपरेशन को, तब इस बचा हुआ पूरा प्रॉफिट को एक साथ पी&एल में शिफ्ट करेंगे। माने उस वक्त इन्फोसिस का पी&एल देख के अजीब सा लगेगा, मैं आपको बता देता हूं। सर क्यों इतना प्रॉफिट होगा? जब 8 रुपया 10 रुपया 12 रुपया डॉलर का रेट था ना, तब पैसा लगाया है। नहीं समझे? जब 10 रुपया 12 रुपया डॉलर का रेट था, 20 होगा मैक्सिमम,
1990-95 तुम नहीं पैदा हुआ, हम बड़े हो गए थे। 1995 में तो बना, लिस्ट करा दिया था कंपनी को, सब्सिडी तो पहले ही बना दिया होगा। हेलो, काम ही तो यूएस से है, मेन काम ही। आज खाली $80 का है, धंधा का प्रॉफिट अलग है। सर समझ नहीं पा रहे हैं, क्या समझे बोलो तो। हम दो चीज क्यों बोले, दो चीज बोले मालूम है ना। हाँ, थैंक यू। एक तो धंधा से कमा रहे हैं, यूएस तो ऐसे ही साला बड़ा बवाल पैसा देता है। यूएस के क्लाइंट लोग बहुत पैसा देते हैं ना जी, सब रिच लोग हैं। और इन्वेस्टमेंट का जो गेन होगा वो अलग गेन है। तो अचानक जब P&L में वो रिफ्लेक्ट करेगा जिस किसी दिन, एक तो अजीब सा प्रॉफिट नहीं आएगा। देखिएगा अचानक 10 साल का प्रॉफिट एक साथ PL में आ गया। ये रिक्लासीफाई होता है PL में। सर ये क्या है, इक्विटी शेयर्स एट FVT OCI। सर ये है क्या चीज, वही तुमको बोला ना, जितना भी इन्वेस्टमेंट्स होता है इक्विटी वाला, उसको बाय डिफॉल्ट FVT PL में डालते हैं। लेकिन अगर मैं इरिवोकेबल इलेक्शन करूं, याद आया छोटा सा बात, तो हम FVT OCI भी उसको कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने उसको FVT OCI कर दिया, ये कभी भी P&L में रिक्लासीफाई नहीं होगा, मना किया गया, कर ही नहीं सकते। पढ़ेंगे, ये जो कैश फ्लो हेज है ये P&L में रिक्लासीफाई होता है। ये जो एक्चुरियल गेन लॉस है ये कभी नहीं होता है। ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट है ये P&L में रिक्लासीफाई होता है। तो सर हम लोगों को कैसे याद रहेगा, अभी कौन बोल रहा है याद करने। नोबडी इज सेइंग यू, नोबडी वांट्स, लेकिन आइडिया आपको पता रहे कि हाँ ऐसा चीज है। तो और कुछ नहीं मुन्ना, जैसे फ्यूचर में अगर आप कभी ये एंट्री मारने वाले हो RR2PL, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू P&L, इसका मतलब दिस आइटम बोलो विल बी रिक्लासिफाइड टू P&L। और अगर आप ये एंट्री नहीं मार के रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखने वाले हो तो दिस आइटम विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L। ये पढ़ाई है टोटल मिला करके। प्लीज बोल दो आप कॉन्फिडेंट हैं, यस और नो। पक्का। 27 नंबर पेज को कंप्लीट मान लो। एक बार बैक में चले जाओ, टिक लगा दो वहां पे, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L को टिक लगा दो। लगा दिए। 26 नंबर पेज में जाओ, गए, वहां स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा हुआ है, उसको पूरा को रीड करो लास्ट तक। संपूर्णा सेन का डिस्कनेक्ट हो गया। पूरा लास्ट तक पढ़ना और देखना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो पढ़ोगे ना आपको लगेगा यस यार, कम से कम ये चीज भले नया था बट हमको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। इंड AS 1 का डिस्कशन एग्जैक्टली हम लोग कल की क्लास या उसके बाद वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। इसी में एक पार्ट में ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, P&L का फॉर्मेट था, उतना पोर्शन हम आपको पढ़ने के लिए खाली बोला। ये दोनों फॉर्मेट एक्चुअल में शेड्यूल 3 से लिया हुआ है। हमने इंड AS 1 में डाला कि वहां से पढ़ना बच्चों को इजी रहेगा। अब आप वापस वहीं चले जाओ, पेज नंबर 21। चलिए एक आइटम रीड करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा आपको पूछना है, नहीं तो हम पूछेंगे। स्टार्ट। जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किए, बैलेंस शीट बनाए,
P&L का फॉर्मेट डिस्कस करके P&L बनाएंगे और बैलेंस शीट रिपीट करेंगे। पढ़ो फर्स्ट लाइन। वन नंबर पॉइंट अपनी बुक से पढ़ो प्लीज। टिक लगा दे। नीचे जो भी कुछ लिखा हुआ है पीएल बनाते वक्त ध्यान देना है, बस। नेक्स्ट। दो नंबर में टिक लगा दे। लगा दे कि कुछ पूछना है? थैंक यू। 3 नंबर को पढ़ो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन है। पहला वाला सेल ऑफ गुड्स, दूसरा वाला सेल ऑफ सर्विसेज, तीसरा वाला अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। उसके बीच में जो है बात करेंगे सब चीज के बारे में। आपको पूछना भी पड़ेगा मेरे से। सर सेल ऑफ गुड्स समझ में आता है, जो लोग माल बेचते हैं, जैसे रिलायंस पेट्रोल बेचता है, सेल ऑफ गुड्स। लेकिन रिलायंस जियो का सर्विस भी तो बेचता है, तो दैट इज सेल ऑफ सर्विसेज। और सर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? मतलब ऐसा रेवेन्यू जो मेरा ऑपरेटिंग है, लेकिन सेल ऑफ गुड्स सेल ऑफ सर्विसेज में क्लासिफाई हम लोग नहीं करते, बट दे आर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जैसे ब्रोकरेज कमाते हैं हम लोग, और मेरा एक विंग है। सर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम रिलायंस हैं, हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, जियो बेचते हैं, और मान लीजिए हमारा एक रियल एस्टेट का विंग है, माने एक डिवीजन है रियल एस्टेट। सर उसमें करते क्या आप? सब कुछ करते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी बना बना के भाड़ा पे लगाते हैं, और प्रॉपर्टी का ब्रोकरेज भी करते हैं। जैसे वो लोग नहीं करते हैं magicbricks.com, 99acres.com, वैसा reliance.com भी करता है। मान लो करता नहीं है, मान लो करता है। तो वो सब जो इनकम आ रहा है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, बिकॉज वो ऑपरेटिंग नेचर का है, मेरा पार्ट ऑफ बिजनेस है। ड्रॉप कर दे। अब एक चीज जो नया आया वो है ये वाला, और एक चीज जो डिफरेंट है वो है ये वाला। एक्साइज ड्यूटी देखते ही मन में क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बोलिए हाँ या ना। क्या आपको मालूम है आज भी कुछ चीजों पे एक्साइज ड्यूटी है जीएसटी आने के बाद भी? हाँ, गुड। तब तो फिर आपको क्या समझाना है, आप तो स्मार्ट हैं। थैंक यू। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अकाउंटिंग और एक्साइज ड्यूटी का अकाउंटिंग, सो फार एज प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसर्न्ड, थोड़ा सा अलग है। एक्साइज ड्यूटी आज बहुत ही कम कंपनियों में है, आप भी जानते हो, सभी में जीएसटी है। जीएसटी की अकाउंटिंग ऐसे होती है, देख इधर देखना। जैसे मैं तुमसे ट्यूशन फीस लिया 15,000 रुपया, ये जीएसटी मिला के था, इससे ज्यादा तो हम लिए नहीं, ये तो टोटल लिए। इसके अगर कैलकुलेटर उठाओ, 15,000 इंटू 18/118 करो, 2288 माइनस करो 12,712, कर लिए। मेरे पीएनडल में हेलो, तुम हमको 15,000 रुपया दिया ना, मेरे पीएनडल में 12,712 है, बैलेंस शीट में 2288 का लायबिलिटी है। पहले बोलो समझे कि नहीं? मेरा जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, आगे 2 ट्यूशन फीस इनकम 12,712 और 2 जीएसटी लायबिलिटी 2288। बच्चों दिख रहा है कि नया फ्रेश लिखूं? दिख रहा है ना? ये जीएसटी लायबिलिटी हमको देना है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगला महीना का कितना तारीख के अंदर अंदर देना पड़ता है?
20 तारीख 11 तारीख को पेपर पापर फाइलिंग होती है, जो क्या GSTR है हम तो जानते भी नहीं है, सब ऑफिस में फटाफट उस दिन एक तो फोन आता है, 14 तारीख को भी कुछ होता है, फिर 20 ओके ये पेमेंट तो 20 तारीख को होता है, उसको GSTR 2 बोलते हैं। ओके हम नो दिमाग लगाना, हम कुछ नहीं करते प्रैक्टिस को लेकर के, ओके सिर्फ पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ हमको अगर नहीं मालूम तो आप ये मत समझना हम एकदम पगले हैं, हाँ हम दिमाग नहीं लगाते, सीए लोग दिमाग लगाता है, भांजा भांजी लोग है सब वो लोग कर देता है। नाउ सी हियर, ये अकाउंटिंग GST का अकाउंटिंग है। सेम चीज एक्साइज ड्यूटी में क्या करना पड़ता है मालूम? सेम चीज ऐसे लिखना पड़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस 15,000, एक्साइज ड्यूटी डेबिट टू बैंक 2,288। प्लीज टेंशन मत लेना, एक ही चीज है, एक ही चीज है। पहले बोलो एक ही चीज है कि नहीं है, खाली 2 जगह प्रेजेंटेशन है रे बाबा। इनकम के क्रेडिट साइड में 15,000 लिखेंगे, एक्सपेंस के डेबिट माने इनकम के क्रेडिट साइड माने इनकम को क्रेडिट करेंगे 15,000, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 2,288। और GST वाले सिस्टम में क्या करते हैं, इनकम ही नेट करके क्रेडिट हो जाता है। तो ये डिफरेंस बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। कौन सा बात बताया आपको बोलो तो, ये वाला बात। क्लियर है सर? ये क्या है, ये जो तुम्हारी सेक्शन 8 की जो कंपनियां हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, वो क्या बोलते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो के मुझे नहीं मालूम, मैं तो चैरिटेबल बोलने वाला था, बट एक ही बात है, नॉट फॉर प्रॉफिट और चैरिटेबल एक ही बराबर बात है। उनका जो, अगर वो लोग शेड्यूल 3 में आती हैं, उनको अगर कोई ग्रांट और डोनेशन मिलता है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। तो सिंपल है, नॉर्मल सा बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो एक्साइज ड्यूटी वाली बात समझ में आई। तो इस लेवल पे डिस्कशन होगा मुन्ना एक एक चीज का, और करना पड़ेगा। पढ़। तो नीचे अदर इनकम, अगर वो P&L का आइटम है, अगर वो कैपिटल का आइटम तो बढ़ाएंगे। आपने क्वेश्चन सुना, क्या बोला वो बच्चा? नहीं सुने ना, सुनिए क्या बोला वो। सुना कि जो कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछे मतलब वो बहुत बड़ा बात है, उसको बहुत ज्यादा इज्जत देनी है। उसने पूछा, सर मान लीजिए आपको ही कोई डोनेशन मिला, ग्रांट मिला, ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट, तो आप लोग कहां पे दिखाते हो? उसका एक अलग से इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम कहां पे दिखाएंगे। बट उसकी क्वेरी को शांत करने के लिए द आंसर इज अदर इनकम के अंदर दिखाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वो इनकम से रिलेटेड है और एक्सपेंस से भी कनेक्टेड है, माने एक्सपेंस को मीट करने के लिए इनकम दिया गया है, तो एक्सपेंस इनकम को नेट करके भी दिखाते हैं। बट दिस स्टोरी दूसरे किसी इंडेस में आएगी। अभी के लिए तेरा आंसर है अदर इनकम में दिखाना है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पढ़ो। फाइनेंस कॉस्ट, बी देखो, बी देखो और मुस्कुराओ। हाँ ठीक है, इतना ही चलेगा। बी देखो, क्यों वहां रखा गया? बोलना पड़ेगा सर, वहां क्यों रखा गया? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, फिनांस कॉस्ट में रखा हुआ है। लॉजिक है कि लॉजिक नहीं है, पहले ये बताओ। कल परसों का पढ़ाई के बाद इसका लॉजिक बनता है कि लॉजिक नहीं बनता है? याद है मैं चिल्ला चिल्ला के बोला, अरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोरोइंग बन गया यार। जो इंटरमीडिएट में इक्विटी होता था वो फाइनल में बोरोइंग बन गया। तो बोरोइंग बन गया तो उसको जो डिविडेंड देंगे फिनांस कॉस्ट नहीं होगा, लाइबिलिटी का डिविडेंड तो इंटरेस्ट हुआ ना यार। वो डिविडेंड कैसे हो गया? नाम का डिविडेंड हो गया तो डिविडेंड हो गया। कल वही तो झमेला किए थे हम इसके साथ। किसी का नाम डिवेंचर है और साले के अंदर गुण इक्विटी का है, तो वो इक्विटी है कि डिवेंचर है? इक्विटी है।
ये वही वाला आंसर है। चलो आगे चलते हैं। एक्सचेंज डिफरेंसेस रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू दी बोरोइंग कॉस्ट। याद आया क्या? बोरोइंग कॉस्ट में इंटर में पढ़ते थे या नहीं याद आया? नहीं याद आया हमसे सुन के जाओगे, नोट लिख के जाएंगे। याद आया तो अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या चीज माने इंटरेस्ट कब मानते हैं उसको? वो तो एक्सचेंज गेन लॉस है ना। नहीं याद है? लिखो कॉपी में पॉइंट नंबर 26, हेडिंग वही वाला दे दो जो बुक में लिखा हुआ, एक्सचेंज डिफरेंस रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू दी बोरोइंग कॉस्ट। लिख दिए? देखिए आपको किसी को भी याद नहीं है बट इंटरमीडिएट में ये एक हिट फेमस टॉपिक होता था। आई थॉट कि तुम लोगों को याद होगा। कोई बात नहीं, यहां पे देखो, मान लीजिए हम $1000 का लोन लिए 1422 को, $1000 का लोन है। ऑन दिस डेट रेट ऑफ एक्सचेंज इज 70 रुपीज पर डॉलर। $1000 का लोन है। कन्वर्जन करके मेरे घर में 70,000 रुपीज आया। कोई डाउट? यूएस में इंटरेस्ट रेट 4% है। ओके, हमको साल के बाद इंटरेस्ट देना पड़ा $40 कि $400? $40। ये मेरा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है डॉलर में। इसको जब हम ईयर एंड में पेमेंट किए 31/3/23 को, तो $1.80 का था। हमको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ा 3200 रुपीज। खाली कॉन्फिडेंट है कि आप नहीं, ये बताओ अभी भूल जाओ इंटर में क्या पढ़े थे, यहां सीखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरा जिम्मेदारी सब कुछ। 3200 का हम पेमेंट कर दिए। ये प्योर इंटरेस्ट है, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाला ये लाइन नहीं है। दिस इज नॉट दैट, ये अलग चीज है। डन। अब आइए सेकेंड पार्ट। ये जो डॉलर है लाइबिलिटी मेरा लोन ये 70 रुपीज करके मेरा पहला बार बैलेंस शीट में लिखा हुआ था जब हम लिए थे बैंक टू लोन 70,000 रुपीज। 1 ईयर लेटर 31/3/23 को हमको इस लोन लायबिलिटी को रिस्टेट करना पड़ेगा। वापस से रिपीट करो मेरा वर्ड्स को। हमको लोन लायबिलिटी को रिस्टेट करना, दोबारा लिखना होगा यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। सुने क्या बोला? लोन लायबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी नीड्स टू बी रीस्टेटेड एज पर क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। मतलब बैलेंस शीट में मेरे को लोन लायबिलिटी लिखना होगा 80,000, जिसको हम ऑलरेडी कितना लिख के रखा है 70,000। तो ये जो मेरा फ्लक्चुएशन हुआ, कितने रुपए का मेरे को फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? देखो और बोलो, कोई डरना नहीं है। बोलना नहीं पड़े, बोलोगे नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे फाइनल। कितने रुपए का मेरे को प्रॉफिट या लॉस हुआ, और बता लॉस था कि प्रॉफिट था? 10,000 का। ये वो नहीं है, ये उसकी शुरुआत है। अभी 10,000 का बातचीत करना है। ओके, तो आप बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस इज इक्वल टू 10,000। बट ये नहीं है, इसका एक पोर्शन एक्सचेंज डिफरेंस रिगार्डेड एज
एन एडजस्टमेंट टू दी बोरोइंग कॉस्ट। अब 2 लाइन और सुन लो। हमको लोन कितना मिला था? 70,000 इंडिया में। अमेरिका से लाए थे पर मेरे को तो 70,000 मिला था। अगर इंडिया में हम ये लोन लेते ना, इंडिया में भी तो मेरे पास बैंक तो है, तो वो हमको इंटरेस्ट लेता हमसे 9%। लेकिन अगर हम इंडिया में लोन लेते ना तो मेरा फ्लक्चुएशन का लॉस प्रॉफिट नहीं होता। बोलो हाँ, क्योंकि इंडिया का लोन है, डॉलर रूपी फ्लक्चुएट हो ना, रूपी थोड़ी फ्लक्चुएट होता है। तो मैं कितना इंटरेस्ट देता अगर मैं इंडिया में लोन लेता तो 6,300। क्लियर? बस 1.5 लाइन और बचा हुआ है, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। कितना रुपया का इंटरेस्ट हम बचा लिए यूएस से लोन लेके? कितने रुपए का इंटरेस्ट हम बचा लिए यूएस से लोन लेके? 3,100। अब क्लोजिंग लाइन, हाफ लाइन और बचा हुआ है। आउट ऑफ दिस एक्सचेंज डिफरेंस लॉस 3,100 रुपया विल बी रिगार्डेड एज इंटरेस्ट, रेस्ट 6,900 इज रिगार्डेड एज एक्सचेंज डिफरेंस। याद है 10,000 रुपया का फॉरेन एक्सचेंज करेंसी वाला लॉस आया था? उसमें से जो 3,100 का आप जो इंटरेस्ट बचा लिए ना अमेरिका से लोन लेकर के, उतना पोर्शन एक्सचेंज डिफरेंस में से इंटरेस्ट में शिफ्ट कर दो, फाइनेंस कॉस्ट में, और बाकी को एक्सचेंज डिफरेंस में रहने दो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस में। अरे सर दोनों को ही तो पीएल में जाना है, क्या इतना प्रॉब्लम कर रहे हो? नाम तो अलग अलग है ना, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। जल्दी बोलिए, नाम तो अलग अलग है ना। दिस इज फाइनेंस कॉस्ट, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस। सर पैदा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस करके ही हुआ था, हाँ, पर उसमें से एक पोर्शन को शिफ्ट कर दिया गया इंटरेस्ट में। ओके, ये आप लोग इंटर में पढ़े हुए हैं, आपके सिलेबस में था ये। बोलो। इसका चांस है, इसका चांस है। अगर आपकी असेट अभी बन रही है, लोन अगर असेट के लिए लिए हो, इसका चांस है, इसका नहीं है। ये तो इंडिया से एकदम गोली मार देगा, ऐसा ऐसा जिद्दी है इसको लेके। इसका कैपिटलाइजेशन का चांस है, क्योंकि फिनांस कॉस्ट बन गया ना। क्वालिफाइंग असेट बनते ही, अगर लोन आप असेट बनाने के लिए और क्वालिफाइंग असेट बना तो ये कैपिटलाइज हो जाता है। ड्रॉप करें? क्लियर हो गया? अब इस एग्जाम्पल को नोट करो, लिखो ए लिमिटेड took a loan of $1,000 on 1/4/22 when $1 was 70 rupees. Full stop. Interest rate in US is 4%. If the same loan is taken in India, then the interest will be 10%. Year-end exchange rate is equal to 80. Find exchange difference regarded as, find exchange difference regarded as adjustment to the interest cost. Find exchange difference regarded as
एडजस्टमेंट टू दी इंटरेस्ट कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट। बस ये क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे हम लिखाते हैं सॉल्व करते जाओ। लिखो इंटरेस्ट इन डॉलर्स, नहीं लिख पाए बेटा? ओके, वहां पे लिख लिए बच्चों। इंटरेस्ट इन डॉलर, एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट इन रुपीस, ईयर एंड में दिए होंगे ना इंटरेस्ट, तो ईयर एंड में अक्रू हुआ होगा, ड्यू हुआ होगा, पे किए होंगे, तो ईयर एंड के हिसाब से इसका मैंने 40 को 3200 बना दिया। इंटरेस्ट इफ द लोन इज टेकन इन इंडिया, ये 9 को 10 कर दिए थे क्या रे? ओके भाई, हम बोले चला यहां कुछ और लिखा हुआ है, यहां कुछ और लिखा हुआ, हम बोले अभी कैसे कैसे हो गया। इंटरेस्ट इफ द लोन इज टेकन इन इंडिया, अगर मैं हिंदुस्तान में लोन लेता तो 70,000 का ही तो लोन मिलता उस दिन, और 10% के हिसाब से 7,000 इंटरेस्ट देता। इंटरेस्ट सेविंग, exchange difference in loan, लिख पाए? क्या लिखा? एक्सचेंज डिफरेंस इन लोन। 10,000 का लॉस है, आप लोग बोले थे पहले, याद है? ईयर एंड में लोन लाइबिलिटी को रीस्टेट करना पड़ेगा, इंड एज 21 में आप लोग पढ़ोगे। ओके, अभी भी सुनते जाते हो तो बस अभी यूज करना है। क्या बोले थे लास्ट में बताइए? आउट ऑफ दिस 10,000 रुपीज 3,800 विल बी ट्रांसफर्ड टू इंटरेस्ट, रेस्ट 6,200 विल बी एक्सचेंज लॉस। लिखो ऐसे करके एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। 10,000 एक्सचेंज डिफरेंस, 3,800 इंटरेस्ट कॉस्ट, 6,200 एक्सचेंज डिफरेंस। उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस बोलते हैं। आप लोगों के पास इंड एस के नंबर्स है ना बुक में, इसको लिखो और इंड एस के नंबर खोजो, इन दोनों के एकदम आजू बाजू में है। जाओ नंबर वाला देखो ना, पेपर पलटो, 3rd पेज में था तो। दिखा 21, 23 एकदम आजू बाजू में, और मेरे से ना हमेशा उल्टा पलटा होता है। आज उल्टा पलटा नहीं हो रहा है। 21 इज एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, 23 इज बोरोइंग कॉस्ट। हम ठीक बोल रहे ना? और ये मेरा हमेशा उल्टा पलटा होएगा, इसको संभाल लेना तुम लोग। 23, 21 उल्टा पलटा होता है। अब इधर देखो तो बेटा, 21 का नाम पढ़ो, इंड एज 21, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। 23 का नाम बोरोइंग कॉस्ट। अब इसको देख के बताओ,
ये वाला लॉस कौन से ए से गवर्नड होगा और ये वाला लॉस कौन से ए, सॉरी बेटा, सॉरी बोलो, कौन सा लॉस कौन से ए से गवर्नड होगा? यस, इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगा इंड AS 23 के अंदर, लिख लो। और ये आएगा इंड AS 21 के अंदर। धीरे धीरे जब तक एस पढ़ेंगे ना तब तक बहुत सारे इंड AS का नाम भी याद हो जाएगा, नंबर भी याद हो जाएगा। दैट विल बी डन। अभी तक सबसे ज्यादा बार कौन से इंड AS का नंबर का नाम लिए हैं? 109। गुड, बवाल है पूरा वो, सबसे बड़ा बवाल वही है। उसका नाम है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके दो भाई हैं, इंड AS 107, इंड AS 32। जाओ नंबर देखो, देखो थोड़ा सा टाइम है। 32 और 107 के अंदर देखिए फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वर्ड लिखा होगा। देखो मजा आएगा। 109 दिखा? 109 का नाम क्या है? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रॉपर अगर बोले था फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस, माने पूरा जो अकाउंटिंग प्रोसेस सिखाएंगे ना वो 109 में सीखेंगे। 32 देखिए प्रेजेंटेशन, ना 32 इज नॉट डिस्क्लोजर, 32 इज प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट में कहां दिखाएं? जैसे अभी तुम लोग क्या पढ़ा, रुको बात हो गया तो अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या पढ़े? है ना, बोरोइंग, वहीं लिखा हुआ है 32 में कि इसको प्रेजेंटेशन में बोरोइंग में दिखाना है। वो जो कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़े तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ना वहां पे वर्ड, उसमें याद है एक तो लाइबिलिटी कंपोनेंट था, एक तो इक्विटी कंपोनेंट था, याद है ना? ये रहा। हाँ, हमको तो दिखाने दो, मेरा तो ईगो सेटिस्फाइड हो। तो उसमें ये लाइबिलिटी और ये इक्विटी है, तो ये प्रेजेंटेशन का गेम है, ठीक है? तो वो वहां पढ़ोगे। फिर सर 107 क्या है? डिस्क्लोजर्स, कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में किस किस चीज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन नोट्स में देना है, वो वहां पे पढ़ोगे। डन, चलो इसको ड्रॉप कर दो, P&L में वापस आ जाओ। P&L में वापस जाओ, पेज नंबर 21 में। कुछ पूछना तेरे को? हो गया ना? चलो 21 को देखो जल्दी। 5 नंबर को देखो। अदर इनकम के बारे में बात हो रहा है। इजी है? गुड। 6 में चले जाओ, मैं टिक भी लगाता जा रहा हूं। हाँ, सिक्स वही है जो हम लोग पढ़े थे। हाँ, देखना कैसा क्लासिफाई, देख उसको, ब्रेकअप देख, मजा आएगा आपको। देख ऊपर में विल नॉट होगा हमेशा। जब PL भी बनाओगे ना, ऊपर में विल नॉट भी क्लासिफाइड लिखोगे, नीचे में विल भी क्लासिफाइड लिखोगे। जो 2 बॉक्स बनाए थे ना तुम्हारे लिए यहाँ पे जो 2 बॉक्स बनाए थे, अब तो सब इतना गंदा हो गया सब में। ये OCI था, ये उसके 2 बॉक्स थे, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला। हमेशा ऊपर वाले में विल नॉट वाला लिखोगे। विल नॉट मतलब वो आइटम जो PL में रिक्लासिफाई नहीं होने वाली। चलो नाम पढ़ लो, कितना तो समझ में आएगा, बस 2-3 तो नाम पढ़ लो ना, आगे चलो। 4 नंबर अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, पूछना मत। 5 भी मत पूछना अभी। इसका भी 4 मत पूछना अभी। बट दे विल कम, दे विल बी डिस्कस्ड, दे आर पार्ट ऑफ द गेम, विल बी डूइंग देम। आगे बढ़े, पेज चेंज करो। सो दीज आर ऑल योर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का ब्रेकअप। नेक्स्ट,
एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना चालू करो। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब नोट्स ऑन अकाउंट्स। जैसे बैलेंस शीट का नोट्स ऑन अकाउंट्स पढ़े थे, याद है? एक एक आइटम को इज्जत दिए थे। तुम नहीं दिए तो हम दिलवाए थे, तुमने दिया तो थैंक यू बोले थे हम। वैसे ही P&L में नोट्स का एक एक आइटम को इज्जत देना है, एकदम सेम फैशन से। और ये काम आप के तक करोगे। के, अभी LMN नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ के तक। क्या चीज के बारे में बात हो रहा है? 7 का ए पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। ए पढ़ो और ए के बारे में बात करो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ब्रेकअप दिखाने को बोल रहा है ना, कि सैलरी का पेमेंट कितना है, प्रोविडेंट फंड कितना है, ग्रेचुइटी कितना है, स्टाफ वेलफेयर कितना है, HRA कितना है। ब्रेकअप ही तो मांग रहा है, तो दिखाओ मिनिमम इतना दिखाना है। वो जो बोला वो मिनिमम दिखाना है। एक्स्ट्रा आप तो जिस जिस नाम से देते हो सभी का ही तो नोट्स बनाओगे ना। आगे ये C नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हम लोग बिग साइज एक्सपेंस बोलते हैं। आ गया समझ में? हाँ, तो मैं कुछ लिखता हूं, जरा देखो। Say I'm a Ind AS compliant company. My revenue from operation is 700 crores. My revenue from operation is 700 crore. I incurred some expense on traveling. Say 9 lakhs in the whole year. मेरा मन है कि इतना छोटा खर्चा है, इतना छोटा है, इसको जनरल एक्सपेंस एक तो खर्चा होता है ना, उसके अंदर डाल दे इसको अलग से, ना तो P&L में ना P&L के नोट्स में। हम कहीं दिखाने का मेरा मन नहीं है, बिकॉज मेरे को लगता है इनसिग्निफिकेंट आइटम है, बट एक्सपेंस है तो PL में तो दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो PL मैच कैसे करेगा। तो हम क्या चाहते थे कि जनरल एक्सपेंस बोल के हम छोटा मोटा बहुत सारा खर्चा उसमें डाल देते हैं। तो मेरे इस खर्चा को भी इसमें डालने का मन है। गिवन माई डेटा एंड गिवन द इंड एस का शेड्यूल 3 का रूल्स, आप बताओ एम आई राइट एम आई रॉन्ग? कैलकुलेशन करके बताओ, उसको पढ़ो, पढ़ के बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ, एम आई राइट एम आई रॉन्ग? हम राइट ना, वो बच्ची बोल रही नहीं यू आर रॉन्ग। बताइए हम कैसे राइट हैं? हम राइट हैं सर। पहले आप 700 करोड़ रुपया का 1% निकाल लो, बोलो कितना है? 7 करोड़। फिर आप 10 लाख का एक फिक्स्ड फिगर है, वो फिक्स्ड है, हर इंड एस कंपनी 10 लाख। रिलायंस तो ऐसे ही 10 लाख को देखता नहीं है, उसका साला का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लाख करोड़ में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो उसका 1% लोगे तो 1000 करोड़ आएगा। तो उसका 1000 करोड़ से ज्यादा बड़ा खर्चा होगा तो बिग साइज होगा। ठीक है, अब इधर देखिए, 10 लाख और 7 करोड़ दोनों में हाई को पकड़ लो। अब फाइनल बाहर निकालो बक्सा से 7 करोड़। अब आपका इस एक्सपेंडिचर को इसके साथ कंपेयर करो। अब बताओ ये एक्सपेंस बिग साइज है कि नहीं? एनीथिंग जिसका साइज इससे बड़ा होगा ना, वो बिग साइज होगा। जल्दी बोलो हाँ। क्लियर है? तो हमको बताओ ये बिग साइज है कि स्मॉल साइज है? तो स्मॉल साइज है तो मैं जनरल एक्सपेंस के साथ अगर डालना चाहूं तो मेरे को डाल देना चाहिए ना। क्योंकि सोचो ना, ऐसा 1560 खर्चा होगा, सबको अलग से नोट्स में दिखाएंगे तो बेकार है ना यार। 9-9, 10-10 लाख का खर्चा 700 करोड़ रुपए कंपनी के लिए।
7 करोड़ से छोटा जो भी है सब बेकार है। बेकार मैंने पीएल में दिखाएंगे, पर अलग से उसका नाम का इज्जत, उसको एक लाइन नहीं मिलेगा, ना तो पीएल के अंदर ना नोट्स के अंदर। पीएल के अंदर तो ऐसे ही किसी को भी लाइन नहीं मिलता है। पीएल में तो गिनती का 7 आइटम आता है। 7 आइटम का नाम रॉ मटेरियल कंजम्पशन, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन द इन्वेंट्री, इंप्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, अदर एक्सपेंस। तो वहां तो किसको लाइन मिलेगा? 7 तो टोटल आइटम ही है। तो जिसको भी जगह मिलेगा नोट्स में ही मिलेगा। ट्रैवलिंग को नोट्स में जगह नहीं मिलेगा। मैंने सच बोला कि झूठ बोला? क्लियर? गुड, आगे पढ़ो। इंटरेस्ट इनकम को अलग से दिखाना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग से दिखाना है, डिविडेंड इनकम को अलग से दिखाना है, गेन और लॉसेस को अलग से दिखाना। अब अगेन अलग से कहां दिखाऊं भैया? P&L के अंदर जगह नहीं है मेरे पास, नोट्स में दिखेगा ये सब। जो आप दिखाने बोलो हम नोट्स में दिखा पाएंगे। P&L में तो 2 आइटम इनकम का है, 7 आइटम एक्सपेंस का है, बाकी OCI है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। तो इनको जहां दिखाएंगे नोट्स में दिखाएंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है बाई वे ऑफ नोट्स, एकदम ऊपर देखो, एकदम ऊपर देखो, ए कंपनी शैल डिस्क्लोज बाई वे ऑफ नोट्स। और आगे पढ़ो। H नंबर का अभी अभी बात हुआ है। हेलो, H नंबर का अगर नहीं बोल पाओगे तो मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करूंगा। H नंबर का अभी अभी बात हुआ है। अमाउंट में बताइए आप दोनों बच्चियां, ये रहा, कितना रुपया का बात हो रहा है? H नंबर कितना रुपया का बात कर रहा है? 6200 का। इज इट क्लियर? ये फिनांस कॉस्ट में जाएगा। याद है? पलटो फिनांस कॉस्ट के नोट को फिर से देखो, पीछे वाले पेज में, बैक साइड में। समझे? ये 3800 वहां का मसाला है फिनांस कॉस्ट का, और ये 6200 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का लॉस है। केयरफुल रहिएगा, एग्जाम्पल से सब कुछ दिखता जाएगा। हाँ, अरे वो मैंने नहीं लिखा है, बाप रे, शेड्यूल 3 ने लिखा है इतना इज्जत से। नथिंग इज माइन। इस पूरे बुक में खाली हम सजाए हैं। उन्होंने तो, उनका तारीफ करिए कि कितना मेहनत करते हैं वो लोग। बहुत मेहनत लगती है सर, ऐसे ही नहीं। और ये सारा काम MCA के लिए इंस्टीट्यूट करता है, बिकॉज MCA के अंदर इतनी ताकत नहीं सब बना ले। तो हम लोगों का हेल्प लेता है वो लोग टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, पेमेंट टू ऑडिटर समझे कि नहीं? कैसा ब्रेकअप देना पड़ता है देख। एज एन ऑडिटर कितना रुपया दिए, टैक्स के लिए कितना दिए, कंपनी लॉ मैटर के लिए कितना दिए, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस के लिए कितना दिए। CSR का अलग से जिक्र करना पड़ता है। CSR का तो अब रिपोर्ट भी जाने लग गया PL के अंदर, माने PL के अंदर माने PL के नोट्स में। नीचे है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी इंडिया में क्या रिक्वायरमेंट है CSR का? सिलेबस से हटा दिया, आपके CA फाइनल में था, अब भी हटा दिया। फाइनल में अकाउंट्स के पेपर में था, माने हम लोग पढ़ाते थे कि कैसे CSR रिपोर्ट बनती है, क्या क्या बनती है। मैं खाली रिक्वायरमेंट भूल गया, वो पूछ रहा हूं। 2 है क्या? 2%। और किसको करना है? नेटवर्थ के हिसाब से है कि प्रॉफिट के हिसाब से, कि सबको करना है? हाँ, है ना, कुछ 500 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ हो, 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ था। सबको नहीं करना है, कुछ लोगों को करना पड़ता है। सेक्शन 135 था। पलटना, गूगल मारना एक बार, देखना, जस्ट रिफ्रेश कर लूं। मेरा मेमोरी बोलता है 500 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ और 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट।
हाँ, टर्नओवर 1000 करोड़, बस बस। प्रॉफिट चाहे कितना ही हो। अच्छा, प्रॉफिट भी 5 करोड़ है क्या? प्रॉफिट 5 करोड़। ओके, इधर देखिए, अपने सुन तो लें, लॉ में पढ़ोगे आप लोग। आज अपने अकाउंट्स में कोई काम नहीं है। हाँ, लॉ में भी हटा दी इसको। अच्छा, लॉ का सब्जेक्ट हटा दिया, वो तो उसमें डाल दिया ना आपको बैठ के पेपर। लेकिन वो पेपर है, हटा दिया टाइप से मत पढ़िएगा उसको, उसमें फेल तो डिग्री नहीं देगा। हाँ, पहले उसको पास करके फिर एग्जाम देना है ना। ठीक किया ना। इधर देखिए, सुनिए सुनिए, अच्छी बात है। तो अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और प्रॉफिट 5 करोड़ है, तो पिछले 3 साल का शायद एवरेज प्री टैक्स प्रॉफिट का 2% पेमेंट करना पड़ता है CSR के लिए। जो भी रूल हो, मान लो 2%, और मान लो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मेरा 40 करोड़ आया, तो इस 40 करोड़ का 2% यानी 80 लाख की 8 करोड़, 80 लाख, ये मुझे CSR के लिए स्पेंड करना पड़ेगा। तो वो CSR में मैंने कहां कहां स्पेंड किया, क्या क्या डिटेल है, वो सब P&L के नोट्स में देना पड़ता है। वी विल लर्न दैट। बस ये हमको अभी जानना था कि 3 रिक्वायरमेंट है कि 2 है ना, क्या है, भूल भाल गया था मैं। अच्छा है, फोर्सफुली CSR करवाना भी गुड। कई लोग तो बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं इस सेक्शन को ही, बोलते हैं व्हाई यू आर फोर्सिंग फिलांथ्रोपी ऑन अस, वी आर हियर टू अर्न प्रॉफिट्स। तुम होते कौन हो? जस्ट बिकॉज तुम सरकार में हो तो फिलांथ्रोपी भी तुम सिखाओगे? हमको करने दो ना, हम सोचेंगे हमको क्या करना है। तो कई लोग तो इसके अगेंस्ट में है, बहुत बड़े प्रमोटर लोग, मतलब बिग पीपल। कई लोग बोलते हैं ठीक है, फोर्सफुल होता है तो क्या दिक्कत है। बट एनीवे, कहां तक पढ़ लिया आप लोग बोलो? जे हो गया ना। इन द केसेस ऑफ कंपनीज, ये सेक्शन 135 है, दिस इज सेक्शन 135। इन द केसेस ऑफ कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन CSR। और फिर आया डिटेल्स ऑफ आइटम्स ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। अभी आपको वहां पे 2 मिनट के लिए रुक जाना है। यहां एक्सेप्शनल नेचर याद हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट टाइप का खर्चा, तो उसको भी नेचर बताना पड़ेगा। आप खाली एक्सेप्शनल आइटम बोल देंगे तो नहीं चलेगा। एक्सेप्शनल आइटम तो PL में लिख दिए, अब उसका नोट्स बनेगा। नोट्स में रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट कितना है, लिटिगेशन सेटलमेंट इज ए एक्सेप्शनल आइटम। ऐसा आइटम मैनेजमेंट को जिसको भी लगे ना कि थोड़ा अलग से हुआ है पर बिजनेस का ही हिस्सा है, हम लोग उसको एक्सेप्शनल बोलेंगे। तो सर इस तरह से P&L बनेगा। ओके, बैलेंस शीट में क्या क्या बनेगा, आपको बैलेंस शीट का डिस्कशन हुआ। P&L में हम क्या क्या बनाएंगे, P&L का डिस्कशन हुआ। आज तो टाइम नहीं है, अभी 10 मिनट टाइम है। क्या पढ़ेंगे हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन कल जब आएंगे, पहले आते ही फर्स्ट आवर में हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे बैलेंस शीट P&L दोनों का, जिसमें अभी जो पढ़े ना पिछला 3 दिन में, उससे जज करेंगे कि इन्होंने एक बैलेंस शीट बना रखा है। दे हैव ऑलरेडी डन दैट। ओके, दे हैव ऑलरेडी डन दैट। हम लोग उनका गलती खोजेंगे एंड देन हम लोग उसको रीड्राफ्ट करेंगे। वो पूरा शेड्यूल 3 को गोली मार के बनाया है, हम लोग उसको इंड एस और शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे। ओके, उस क्वेश्चन को रीडिंग हम लोग अभी करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग कल आकर के बनाएंगे। ओके, अच्छा एक बार हमको बताओ, इसमें कौन से पैराग्राफ अभी तक नहीं पढ़े, लास्ट 3 ठो। एल का हेडिंग देखो, क्या होता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम, बताओ। काला धन, अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिस्क्लोज करना है। सर अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिस्क्लोज करना, फालतू बात क्यों बोल रहे हैं, फालतू बात क्यों बोल रहे हैं? वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम जिसने तुमने इनकम टैक्स वालों को डिस्क्लोज किया है, अब उसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करो। नहीं समझे? अनडिस्क्लोज माने तो नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। तो
मान लो रेड हुआ तुम्हारे अगेंस्ट में, सर्च हुआ, सर्वे हुआ, सीजर हुआ, इनकम टैक्स में नाम सुना है सब चीज का, तुमने आईटीओ को बताया इतना मेरा इनकम है, तो उसको तो पीएनडल में लाओगे ना जी। और पीएनडल में नहीं भी ला रहे हो तो हमको यहां डिस्क्लोज करो। क्लियर? नीचे पढ़ो, देखो ना अच्छा लगेगा, पढ़ेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे। सब डिस्क्लोज नेट करके करना है। फाइनल टोटल जितना भी तुमने नेट नाट करके ये तेरी इनकम है उसको लिखना है। हाँ तो तुम्हारा वो इनकम 300-400 करोड़ डिस्क्लोज किया, उस पर टैक्स लेगा ना वो लोग, तो तुमको 300 करोड़ ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीएसआर वाला जो पढ़े अभी ना, कल पढ़ेंगे इसका डिटेल में क्या क्या डिस्क्लोजर मांगता है, हम लोग कल पढ़ेंगे। तो देखिए ये दोनों नया चीज आया है। और एक पढ़ो, और एक तो नया आया है क्रिप्टो, जो मैं उस दिन बोला था ना, साला क्रिप्टो को लेकर के तो पता नहीं सरकार को क्या नफरत है कि इसका पूरा अलग से डिस्क्लोजर करो। तो ये सारा चीज पीएनडल में नया आया है, पीएनडल में। और एक 8 नंबर पॉइंट है, देखो वो पहले भी था, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट। एक दिन रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट का नाम आया था क्लास में, याद है? बता दीजिए, हम 100 रुपए देंगे कि कब आया था, क्या चीज का जिक्र हो रहा था, किसको बोलते हैं, हिंट भी दे दोगे ना हमको, हम 100 रुपए देंगे। हम बोले थे कई बार मेमोरी का 100 रुपए मिलेगा यहां पे, लेकिन बात तो हुआ था ना रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट। चलिए हम एक हिंट देते हैं, हिंट दे रहे हैं हम। ये उस 3 इंड एस में से है जो 100 से, रुक जाओ, जो 100 से 116 के बीच में है, 101 से 116 के बीच में है। फाइनल के बच्चों को नहीं पढ़ना, पर जिंदा है वो। ऐसे 3 आईएफआरएस हैं जो इंड एस बने 101 से 116 के बीच में हैं, पर हमारे यहां नंबर में उसका नाम भी नहीं था, पर हम आपको कॉपी में लिखाए थे। एक माइनिंग वाला था, एक तीसरा वाला वो है, तीसरा वाला था रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट। देखिए कॉपी पलटिए, इसीलिए बोलते कॉपी को रिवाइज करना चाहिए। ये जो लिखा रहे हैं बार बार देख के आओ। गया ना 100 रुपया झूठमुठ का। वहां देखिए नाम भी लिखाया होगा, रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट। खाली इतना सही तो बोलना था। ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, पानी कंपनी जो होती है ना, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इन लोगों के जो बड़ा बड़ा लॉस होता है ना। याद है एक बच्चे ने पूछा था, मैंने पूछा तुम्ही ना तो वो बोला था, जब मैंने बोला था कि मान लो उनको अम्फान में लॉस हो गया, बड़ा तूफान आया, उनको लॉस हो गया 100 करोड़ का, तो कैसे रिकवर करेगा? रेट बढ़ा करके। तो उसको बोलते डेफर कर दिए ना, उसका लॉस को धीरे धीरे करके रिकवर किए, तो वो रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट होता था। पहले सिलेबस में था, हटा दिया उसको। तो उसका अलग से एक तो डिस्क्लोजर पॉइंट नंबर 8 में है। ये चीज हम लोग अभी पढ़े नहीं है, ये कल एक सम बना के पढ़ेंगे। क्या क्या नहीं पढ़े? अनडिस्क्लोज्ड इनकम का नोट, क्रिप्टो करेंसी का नोट, सीएसआर का नोट, ठीक है। और रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट में तो 2 लाइन है, अभी चाहो तो अभी पढ़ लो एक बार। क्या लिखा हुआ बोलो? इंड एस। तो हम लोग के जब वो इंड एस ही नहीं है, तो हम लोग को इसको लेकर के क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है। बैलेंस शीट में देखो हम जे और के नहीं पढ़ाए, आई जे के नहीं पढ़ाए, एच तक पढ़ाए थे। पेज 15 में चले जाओ, आई जे और के आपको नहीं पढ़ाए। देख रहे हो? के पे फोकस करो एक बार, कल पढ़ेंगे, डोंट वरी, कल पढ़ेंगे। के का 1 देखो, देख के सरप्राइज्ड हो थोड़ा सा।
क्या चीज का डिस्क्लोजर देना है? देखो, खाली हेडिंग पढ़ो आप। टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉट हेल्ड इन दी नेम ऑफ द कंपनी। अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने होल्ड कर रखी है लेकिन कंपनी के नाम पे नहीं, देख लिए? अब ये इसमें लाना है, बैलेंस शीट के नोट्स में आएगा। लीजिए इसको देखिए जरा, 6 नंबर को। एजिंग शेड्यूल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का 2 ठो है वहां पे, 2 ठो एजिंग शेड्यूल है, पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। ऊपर वाला जो है ना वो कितने साल से चल रहा है वो बताना है, और नीचे वाला जो है ना वो कितने साल में खत्म होगा वो बताना है। ठीक है? 7 नंबर देखिए, सेम चीज इंटेंजिबल असेट के लिए है। जैसे टेंजिबल असेट में देरी होता है वैसे इंटेंजिबल असेट में भी तो देरी हो सकता है, उसका डिटेल है। ओके, 7 नंबर में बेनामी प्रॉपर्टी का डिटेल है। अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के में हमारे अगेंस्ट में केस चालू हो गया, उसका डिटेल देना है। जैसे अनडिस्क्लोज्ड इनकम का नहीं था क्या? वैसे मान लो कोई इनकम टैक्स रेड वार्ड मारा, बेनामी प्रॉपर्टी का केस चला दिया हमारे अगेंस्ट। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, मालूम है एक तो, उसका अगर मेरे अगेंस्ट में कोई केस चालू हुआ है उसका डिस्क्लोजर देना है। 11 नंबर देखिए, 10 नंबर देखिए, 10 नंबर अच्छा लगेगा आपको। आई एम वेरी हैप्पी। विलफुल डिफॉल्टर, सुनो, विलफुल डिफॉल्टर। विजय माल्या इज ए विलफुल डिफॉल्टर। अगर किसी बैंक ने आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है, कब किया, क्या डिफॉल्ट किए थे, डिस्क्लोज करिए। 11 नंबर देखिए, 11 सब में खुशी हुई खाली। क्या है 11 नंबर? स्ट्रक ऑफ कंपनीज। मालूम है स्ट्रक ऑफ कंपनीज क्या है? नहीं मालूम? मेरी एक कंपनी स्ट्रक ऑफ कंपनी है, बट प्लीज करप्शन नहीं है। मेरी एक कंपनी स्ट्रक ऑफ कंपनी है, कंपनी का नाम है, खाने की कंपनी बनाए थे, एक तो ब्रेड बनाने का प्रपोजल था, 2 सॉलिड चार्टर्ड अकाउंटेंट एकदम स्ट्रॉन्ग बंदा लोग, मेरा स्टूडेंट लोग, डाइट एग्रो, यस, ये कंपनी का नाम था, डाइट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। जो 2 बंदे मेरे साथ आए, मैं पैसा लगाने वाला, और वो 2 बंदे सीए नौकरी छोड़ करके आए। एक उसमें था, क्या नाम, बड़ा लेवल पे था, और एक आईसीआईसीआई बैंक में था। दोनों नौकरी छोड़ करके आए। इसका भूल गए कोई, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में था, मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म होते ना, कि जहां जेपी मॉर्गन टाइप्स, जेपी मॉर्गन बोल दो, बेन बोल दो, मैकेंजी बोल दो, मॉर्गन स्टैनली बोल दो, उस तरह की कंपनी में था। ठीक है? दे टू केम टू मी एंड वी डिसाइडेड कि ठीक है ऐसा कुछ करते हैं। तो मेरे पास स्पेस था बड़ा जो उनको चाहिए था, और मेरे पास थोड़े से फंड्स थे, तो हम लोग मिलके एक कंपनी बनाए थे, डाइट एग्रो बोल करके। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्लान कैंसिल हो गया, मतलब बिजनेस प्लान ड्रॉप हो गया। कंपनी तो बन गई, अब कंपनी बन गई, बिजनेस प्लान कैंसिल हो गया। तो मैंने कैपिटल डाला और वो मेरे को रिटर्न मिल गया, बट कंपनी तो जिंदा है, बिजनेस तो हो नहीं रहा है, रजिस्टर्ड है कंपनी, उसमें वो एक ही ट्रांजैक्शन हुआ, हम पैसा डाले और मेरे को पैसा निकाल के वो लोग दे दिया। टोटल 2 जर्नल एंट्रीज, कैश फ्रॉम सुदर्शन अग्रवाल, सुदर्शन अग्रवाल को कैश वापस, माने चेक था, सब पक्का में था, सब कुछ बढ़िया से था, और बिजनेस हो गया बंद। अब ना तो संदीप रामगढ़िया ने कुछ देखा, ना आतिश शाह ने कुछ देखा, ना सुदर्शन अग्रवाल ने कुछ देखा, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट। कंपनी बन गई है तो पेपर तो फाइल करो। अरे 0 PL 0 बैलेंस शीट है, आप समझ रहे हो मेरी बात को,
कोई कंप्लायंस हम लोगों ने नहीं किया, भूल गए, सबके दिमाग से ही उतर गया कि हमने कंपनी भी बना रखा है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है देख लो, है, सच बोल रहा हूं, कुछ भी झूठ नहीं बोलता मैं क्लास में। अब वो आ गई स्ट्राइक ऑफ कंपनी में, मोदी जी जो लाए 1.5 लाख कंपनियों का नाम लाए ना, 1.5 लाख 2 लाख, कि ये सब स्ट्राइक ऑफ। और ये स्ट्राइक ऑफ होना भी चाहिए इस कंपनी को, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, कोई पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब 0-0, खाली आरओसी का एक नाम ब्लॉक करके रखे हैं। यस और नो? स्ट्राइक ऑफ कर दिया, उसमें हम लोग को कोई दुख नहीं है, होना ही चाहिए स्ट्राइक ऑफ। व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, क्लोज इट ना। बट उसका तो हमको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा ना कि भाई इसको बंद करना है, इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है। उन्होंने स्ट्राइक ऑफ किया। कर्मकांड क्या किया? दिस मैन एंड दिस मैन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। अब मेरी इतनी कंपनियां, नहीं समझे प्रॉब्लम वहां पे पैदा हुई कि तुम लोग कहीं डायरेक्टर नहीं बन सकते। हम बोले बाप रे बाप, इतना बिजनेस चल रहा है मेरे नाम पे, लर्न ट्रेन है, प्रेप लर्न है, ट्यूशन का तो पैसा कंपनी में देते हो, मसाला का फैक्ट्री है, क्या करना? ठीक है, मैं पेपर साइन नहीं करता, बट ठीक है, हूं तो डायरेक्टर। फिर कोर्ट में अपील करके हम लोग अपना नाम क्लियर करवाया कि अगर कोई फिनेंशियल डिफॉल्ट नहीं है तो हाई कोर्ट आराम से परमिशन दिया। बिकॉज ये मेरे साथ अकेले के साथ थोड़ी हुआ, लाखों लोगों के साथ हुआ होगा ना। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी होंगे जिनका कोई डिफॉल्ट नहीं, बेचारा कंपनी में काम नहीं हुआ, पेपर नहीं हुआ, दिमाग से स्किप हो गया। ये तो करप्शन तो नहीं है ना। तो हाई कोर्ट ने इसको इज्जत दिया और हम लोगों का नाम क्लियर किया। वो स्ट्राइक ऑफ कंपनीज के भी रिलेशनशिप का डिटेल देना पड़ता है कंपनी को। अगर कंपनी का स्ट्राइक ऑफ कंपनी में रिलेशनशिप है तो वो भी डिटेल देना पड़ता है। सो एनीवे, आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। कल आते ही हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे और ये सब पढ़ेंगे। एक सम बनाएंगे बड़ा वाला, और ये जो IJK मिसिंग है बैलेंस शीट और P&L वाला, इसको खत्म करेंगे। चलो कल मिलते हैं।